उनके कुछ अर्य उनके कुछ अर्य कार्य की बात है कि रूस में हिंदी शिक्षण और अनुवाद अध्ययन पर 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन उन्होंने 2007, 2014 और 2016 में किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर इंदिरा गाजिएवा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्राध्यापकगण, छात्रगण, अतिथिगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रूस में हिंदी शिक्षण की बात करने के लिए आमंत्रित किया है। मेरा नाम इंदिरा गाजिएवा है। मैं रूसी राज्य के मानविकी विश्वविद्यालय की और भाषा विज्ञान संस्थान की प्राध्यापिका हूँ। और रूस में हिंदी भाषा के प्रति लोगों के रुझान का मुख्य कारण ये है कि लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को करीब करीब में जानना चाहते हैं। उसका ये एक कारण भी है कि वहाँ 15,000 से अधिक हिंदुस्तानी लोग भी रहते हैं। आज भी रूसियों के साथ मिलजुल कर अपने प्रमुख त्योहारों जैसे होली और दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद आदि बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। हम रूस लोग भी भारत की संस्कृति में रीति रिवाजों की जुड़ना चाहते हैं। मेरे 8 छात्राएं हैं। उनको हिंदी सीखना अच्छा लगता है और वे लोग अपनी आप को हिंदी प्रेमी समझती है। वे सोचते हैं कि विश्व पटल पर राजनीतिक, सामाजिक, पर्यटन और मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों में हिंदी का महत्व बढ़ रही है और उसकी नई दृष्टि मिल रही है। इस साल मतलब 2024 में हमने रूस और भारत के बीच 75 साल के राजनयिक संबंधों की स्थापना मनाए और इन वर्षों के दौरान भारतीय संस्कृति पूर्व सोवियत संघ और रूस के क्षेत्रों में तेजी से फैलती रहती है। और उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का अध्ययन हमेशा रूस के लिए सामायिक और महत्वपूर्ण रही थी। रूस में हिंदी के प्रति लोगों में खास रुचि है। आज यहाँ पर रूस में 14 विश्वविद्यालयों में छात्रों को हिंदी सिखाई जाती है और मेरी राय ये है कि सोवियत संघ के जमाने में की तुलना में ये बहुत कम है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सेंट पीटरबर्ग नगर में हिंदी भाषा माध्यमिक एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ 65 साल से ज्यादा हिंदी सिखाए जाते हैं। पहले तो मास्को नगर में हमारे राजधानी में एक ACB हिंदी बोर्डिंग स्कूल थी जहाँ हिंदी सिखाई जाती थी, किंतु अब कोई हिंदी शिक्षण नहीं है। लेकिन ये जरूर कहना चाहता है कि 1957 में मास्को में ये हिंदी स्कूल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही खोला था। कुल मिलाकर रूस में हिंदी शिक्षण सरकारी एवं निजी संस्थानों में तथा ऑनलाइन और निजी शिक्षण के स्तर पर भी हो रहा है। मैं देखती हूँ कि रूसी सोशल मीडिया में हिंदी की भूमिका बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसी उपयोगिता के कारण हिंदी के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। अभी तो रूस में भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रसार की इतिहास सन 1980 से आज तक बताना चाहती हूँ। रूस में भारतीय संस्कृति कई भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की पहचान 20वीं सदी के 60 दशक से शुरू हो गई है। उनके अनेक भारतीय लेखकों तथा महाकवियों की रचनाएं कविताएं रूसी में अनुवाद की जाती रही थी और जैसे प्रेमचंद, अमृतलाल नगर, वृंदावन लाल वर्मा, कृष्णचंद्र, भीष्म सखनी,
यशपाल, जयशंकर प्रसाद, अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा आदि। और सन 1980 से भारतीय कवियों की हिंदी रचनाओं की अनुवाद भी रूसी में प्रकाशित किए गए थे, जैसे मंगलेश दबराल, उदय प्रकाश, नरेंद्र जे, अनिल जय विजय और आदि। भारतीय साहित्य के रूसी के अनुवादों के इतना बड़ा संग्रहण सोवियत संघ के शासन में किया गया था, और उस समय हिंदी, बंगला, मलयाली, तमिल भाषा, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ओरिया भाषाओं का साहित्य रूसी भाषा में अनुवादित भी हुआ था। सोवियत संघ में 15 गणतंत्र थे, और हर एक गणतंत्र में विज्ञान अकादमियां बनी हुई थी, जिसमें पूर्व विभागों में कई भारतीय भाषाओं के साहित्य, इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा अनुसंधान किया गया था। और सोवियत विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा शास्त्र और साहित्य, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति सिखाने का 5 वर्षीय शिक्षण पाठ्यक्रम भी चला हुआ था। डिग्री प्राप्त करने को भारतीय भाषाएं सीखना और अनिवार्य था। ये उस समय का गुना वैसे ही था कि ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के हर ग्रेजुएट या स्नातक छात्र को आसानी से नौकरी मिल सकी, चाहे मॉस्को रेडियो में, चाहे विदेश मंत्रालय, चाहे प्रगति प्रकाशन या अनुसंधान इंस्टीट्यूट में, संस्थान में भी। और उस जमाने से सन 1980 में रूस में भारतीय साहित्य के अनुवाद का बड़ा विस्तार शुरू हुआ था। भारतीय साहित्य की प्रगति जटिल रूप में भारत के सामाजिक और आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई है। रूस में हिंदी भाषा और साहित्य का नए अनुसंधान के बारे में मैं भी कुछ बोलूंगी। क्लासिकल और समकालीन भारतीय और रूसी साहित्य दोनों देशों की भाषाओं में लगातार अनुवाद किया गया है, और 2009 में विदेशी साहित्य पत्रिका में विशेष आधुनिक भारतीय साहित्य के को समर्पित प्रकाशन किया गया था। और ये पत्रिका का संस्करण रूस में भारत के वर्ष मनाने को, रूस में भारत देश का वर्ष मनाने को समर्पित किया गया था। और उस साल में 2009 में सितंबर में जहां भारत देश मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के सम्मान अतिथि माना गया था, जहां 24 प्रसिद्ध भारतीय लेखक आए हुए थे, और आधुनिक भारतीय लेखक अपनी रचनाओं में ऐसे विषय वर्णन, जीवन में देश का परिवर्तन, जो अब ग्रामीण और पिछड़े हुए देश से उच्च सामाजिक और आर्थिक विकसित देश हो जाता है, और इससे विकास की जटिलता की समस्या व विदेशों में भारतीय समुदाय के प्रवास की बयान करते हैं। और आजकल रूसी विज्ञान अकादमी के पूर्व विभागों के विद्वानों कोई भारतीय भाषाओं के साहित्य के क्षेत्र में भी अनुसंधान करते थे। और रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय, ये मेरा यूनिवर्सिटी, मेरा विश्वविद्यालय है, हिंदी पाठ्यक्रम की आधुनिक संरचना के बारे में मैं कुछ बोलूंगी। तो 1990 में 90 से रूस में पुनर्निर्माण शुरू हुआ है,
और पूरा देश का वातावरण बदल गया है। विज्ञान की प्रतिष्ठा गिर गई है और तब भारतीय साहित्य और संस्कृति भाषा सीखने की कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि नए रूस फेडरेशन में भारतीय भाषाओं को प्रयोग सीमित क्षेत्र में रखा हुआ था और रूसी प्रगति प्रकाशन के पब्लिकेशन हाउस में कोई काम और कार्य खत्म हो गया है। और मॉस्को रेडियो की भारतीय भाषाओं का प्रसारण धीरे धीरे कम होने जाते लगा कि इंडोलॉजी शास्त्र में उनके अनुसंधान में लोगों की रुचि नहीं थी। और 21वीं सदी में भाषा सीखने की नई पद्धति सामने आए। गेहन इंटेंसिव लिंगुआ कल्चरल मेथड ऑफ टीचिंग या गेहन और भाषा सांस्कृतिक भाषा शिक्षण पद्धति आधुनिक विद्यार्थी लोग भाषा सीखने में अनेक प्रकार चुन सकते हैं। 2011 से बोलोनिया समझौता के अनुसार मेरे विश्वविद्यालय में शैक्षिक वर्ष का हिंदी पाठ्यक्रम 4 साल के लिए चलाया जाता है और इससे पहले शिक्षण की योजना 5 वर्षीय कार्यक्रम चलता रहा और नई हिंदी पाठ्यक्रम से हमारे विश्वविद्यालय में केवल हिंदी भाषा और व्याकरण सिखाए जाते हैं। पहले हिंदी के पाठ्यक्रमों में हिंदी व्याकरण, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा भी, हिंदी साहित्य, गद्य एवं पद्य, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी शिक्षण के सिद्धांत, अनुवाद के सिद्धांत भी पढ़ाए जाते हैं। और सप्ताह में हिंदी सीखने में 6 घंटे निर्धारित किए गए हैं। और BA पाठ्यक्रम में छात्र लोग साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा दोनों सीख लेते हैं। भाषा सिखाने में हिंदी की अमेरिका, ब्रिटिश और अन्य पाठ्य पुस्तकें भी इस्तेमाल की जा रही है, जैसे रूपर्ट स्नेल की टीच योरसेल्फ हिंदी, तेज भटिया कलोक्वियल हिंदी, कविता कुमार, मोहिनी राव, आशुतोष प्रकाश शुक्ला किताबें, बीना वर्मा जी की हिंदी पाठ्य पुस्तकें, अंग्रेजी में अमेरिका मैग्रेगर, शपीरा, पीटर हुक, कमता प्रसाद गुरु भी है, वीरा जगन्नाथ भी शब्दकोश पे हिंदी व्याकरण व निबंध रचनाएं हैं इस्तेमाल करते हैं। और आज हिंदी शिक्षण में भारतीय कविताओं और आधुनिक रचनाओं का अनुवाद विस्तार होता रहता है और समकालीन रूसी पाठकों को महाश्वेता देवी जैसे कि उत्कृष्ट भारतीय लेखिका की रचनाएं भी परिचित भी है मेरे स्टूडेंट को, जिनमें पिछड़े जनजातियों के जीवन के वर्णन का मुख्य विषय है। रूस में क्षेत्रीय हिंदी संगोष्ठी भी आयोजित की जाती है और 2090 से मॉस्को में 3 क्षेत्रीय हिंदी संगोष्ठी आयोजित किए गए हैं। पहले हिंदी सम्मेलन रूस में स्थित भारतीय दूतावास का जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया है। 2014 में मेरे यूनिवर्सिटी में हमने भी आयोजित किया द्वितीय क्षेत्रीय हिंदी संगोष्ठी। मॉस्को सहित कुछ अन्य रूसी नगरों से हिंदी के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिए। अनेक उनके अलावा तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया ऐसे लोगों से हिंदी टीचर भी आए हुए थे। और इसका लक्ष्य, इस सम्मेलन का अनेक लक्ष्य थे कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य
के अध्ययन में वैज्ञानिक समुदाय के उत्साह पूर्वक के आकर्षित करना है और स्वतंत्र राज्यों की राजमंडल और CIS कंट्रीज और विदेशी व राष्ट्रीय देशों के दक्षिण एशिया के अध्ययन के लिए इनकी प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान केंद्रों के साथ संबंधों का विकास करना है और रूसी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकगण को भारत की परंपराओं से परिचित करना भी चाहिए थे। तो रूसी फेडरेशन में भारतीय दूतावास के प्रतिनिधिगण ने समारोह और आयोजन भी एक बड़ा काम किया है। मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग, व्लादिवोस्तोक के शैक्षिक संस्थानों में 50 हिंदी शिक्षकगण और छात्रगण तो भी इन सम्मेलनों इन संगोष्ठी में भाग लेते हैं। जिक्र करना चाहिए कि रूस में ही नहीं बल्कि यूरेशिया के सभी देशों में हिंदी भाषा और उसके साहित्य के प्रति गहरी रुचि पाई जाती है और इन देशों में हिंदी भाषा शास्त्र और पर अनुसंधान, हिंदी साहित्य और रूसी अन्य भाषाओं के अनुवाद, साहित्य के चित्रित सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन का विस्तृत विश्लेषण, इन सब का बहुत बड़ा संग्रह यहाँ भी उपलब्ध है। उनके लिए यहाँ के हिंदी विद्वानों की निरंतर प्रतिबद्धता और अत्यंत सराहनीय है और ये भी खुशी की बात है कि यहाँ युवा पीढ़ी हिंदी भाषा और इससे संबंधित सभी विषयों को सीखने के लिए उत्सुक है। 2016 को मॉस्को में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है और सम्मेलन को भारत में आए हिंदी का सुप्रसिद्ध लेखक चित्र मुदगल जी और वहाँ से इंटरनेट वार्ताल जो भारत कोश के संस्थापक भी श्री आदित्य चौधरी है, प्रोफेसर ओमकार नाथ कौल, श्री आचार्य यर्लगर्दा लक्ष्मी प्रसाद और हिंदुस्तानी समाज रूस की ओर से लोग भी शामिल करते थे और अभी तो मैं हिंदी पढ़ाने की समस्या के बारे में कुछ बोलूँगी और हिंदी सीखने यहाँ तो रूसी छात्रों के लिए हिंदी सीखने की कुछ समस्या भी है। ये अभी समस्या ये है कि मेरी सभी छात्र हैं सभी लड़कियां हैं। पिछले तो 13 मेरे ग्रुप में 13 छात्र छात्राएं हैं और पिछले साल तो 3 लड़के थे। लेकिन हमारे भी प्रॉब्लम रूस उक्राइन अभी तो युद्ध हो रहा है और लड़कों को डर लगा है कि मोबिलाइजेशन जो होता है तो उनके बुलाया जाता है युद्ध पर, तो वे सोचते रहते हैं मेरे 3 लड़के कि उज़्बेकिस्तान विश्वविद्यालय जाओगे। वे सोचते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान जाएंगे, वहाँ तो भी हिंदी विभाग है। अभी तो वे उज़्बेकिस्तान में हिंदी सीख रहे हैं। तो ये तो जीवन है, हमारा जीवन है, आधुनिक जीवन है। अभी तो मेरे 8 लड़के हैं, लड़कियां हैं जो हिंदी सीख रहे हैं। तो समस्या प्रस्तुत है कि स्त्रियों का प्रभुत्व। समय सारणी
समय सारणी हिंदी में मानकता की समस्या भी है, अंग्रेजी की तुलना में कम मान्यता प्राप्त है। संपर्क और अनुप्रयोग इंग्लिश लोग इंग्लिश सीखना शुद्ध हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उच्चारण उच्चारण की समस्या तो ठा वर्ग का उच्चारण भी समस्या भी है। सामान्य भूतकाल में बड़ी समस्या है। नए कंस्ट्रक्शन के प्रयोग की समस्या है। शब्दकोश के अभाव भी है, क्योंकि रूसी हिंदी रूसी तो शब्दकोश तो बहुत पुराने हैं, 50 साल से ज्यादा है लिखे हुए हैं। और बोलचाल की समस्या, बातचीत। पहले तो जीसीसी हमारे जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर जो दूतावास के से जुड़े हुए हैं, वहाँ तो लोग हिंदी केंद्रीय संस्थान अगर से लोग आते हैं तो हिंदी सीखने के विजिटिंग प्रोफेसर लोग आते हैं। लेकिन अभी तो पंडेमिक महामारी से शुरुआत से कोई लोग नहीं आते हैं। ये बातचीत की समस्या है भी होते हैं। तो 2014 से 2020 तक रूसी हमारी यूनिवर्सिटी तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा रूसी विभाग के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, JNU से हमारे MOU भी समझौता भी हस्ताक्षर किया गया है। अच्छी बात है। और हमारे यूनिवर्सिटी और भारतीय दूतावास, मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास के साथ जो बैठक संयुक्त रूप में आयोजित हुए थे, वे छात्रों के लिए बहुत फायदा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के छात्रगण भविष्य में भारत और रूस के सांस्कृतिक, सैन्य, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में क्षेत्रों में नौकरी पाना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि भविष्य में रूस और भारत के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंध विस्तार होते जाते हैं और रूसी लोगों में हिंदी भाषा तथा आधुनिक साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेंगे। और आजकल 21वीं सदी में रूस भारत की मैत्री और साझेदारी में नई दिशा निकली संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिनके आधार पर न केवल आर्थिक व्यापार तथा ऊर्जात्मक संबंधों में बल्कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग में भी नई परियोजनाएं, नए अवसर बन रहे हैं। और बहुत आनंददायक बात है कि है, क्योंकि रूस और भारत के पिछले 25 साल बहुत कठिन रहे और इस अवधि के कोई स्थायी शैक्षणिक सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हुआ। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में हम प्रतिवर्ष भी हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और अब वो तो 20 साल के दौरान मनाया करते हैं। हिंदी दिवस के अलावा मेरे छात्र दिवाली और होली मनाते हैं।
उस दिन रूसी छात्र हिंदी कक्षा को सजाते हैं और भारतीय छात्रों को आमंत्रित करते हैं जो हमारे विश्वविद्यालयों में रूसी भाषा सीखते हैं। और भारतीय छात्र मसाला चाय बनाते हैं और रूसी छात्र उनको रूसी मिठाई खिलाते हैं। और मॉस्को में हिंदी दिवस मॉस्को स्थित में भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सांस्कृतिक केंद्र के आयोजित भी करते हैं। और प्रसिद्ध कवियों की कविताओं को प्रदर्शन कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं और प्रसिद्ध भारतीय नाटककारों के नाटक को दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। महामारी के कारण हिंदी दिवस 2 साल में ऑनलाइन मनाया गया है और एक हिंदी प्रतियोगिता की घोषणा किया गया था जिसके लिए रूसी छात्रों ने कोरोना महामारी के बारे में अपने लिखे और पुरस्कार भारतीय दूतावास की तरफ से उनको पुरस्कार मिले। और सांत पीटरबर्ग जो हमारा सांस्कृतिक राजधानी है में सेंट पीटरबर्ग विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन विभाग के पाठ्यक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि वहाँ पर जिन छात्रों ने हिंदी सीख ली है वे अपनी हिंदी को सुधारने के लिए आगरा स्थित हिंदी केंद्रीय संस्थान में जाते हैं हर साल। और इसमें ICCR कार्यक्रम उनकी समर्थन करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं यह अनुभव संत पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी का ये आगरा भेजने के लिए का कार्यक्रम ये अनुभव मेरे विश्वविद्यालय में अपने विश्वविद्यालय में भी उपयोग करने के बारे में सोच रही हूँ। हिंदी केंद्रीय संस्थान के प्राध्यापकों से मिलने के कई बार आगरा में गई थी और शिक्षकों को पाठ्यक्रम को देखा मैंने। मेरी राय ये है कि उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक पेशेवर शिक्षकों द्वारा लिखी गई है और सम्मान और प्रशंसा भी योग्य है। और कहना चाहती हूँ अंत में कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा का स्रोत वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं ही और भारतीय सभ्यता की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है। और रूस में हिंदी प्रेमी जैसे परिवार भी है और हम हिंदी प्रेमियों के लिए यह भाषा हिंदी भाषा भारत माता की है और इसकी जनता, इसकी प्रकृति, संगीत, इतिहास, साहित्य, कला, दर्शन, योग आदि है। और मैं सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की कामना करना चाहती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके लिए अब मैं करना चाहूंगा हमारी दूसरी वक्ता का, और जब दोनों वक्तव्य पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम ये सेशन ओपन करेंगे प्रश्न उत्तर और श्रोतागण की जिज्ञासाओं के लिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारी दूसरी वक्ता हैं डॉक्टर वंदना मुकेश, जो इंग्लैंड में 2002 से निवास करती हैं। उनका परिचय मैं पढ़ना चाहूंगा।
डॉक्टर वंदना मुकेश प्राध्यापिका हैं वालसाल में। वो प्रयोजन मूलक तथा द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण करती हैं। क्षमा चाहूंगा, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मैम, जी मैम आपका परिचय मैं पढ़ रहा था, लेकिन बीच में कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आपका परिचय पढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर वंदना मुकेश 2002 से इंग्लैंड में निवास करती हैं। वो प्राध्यापिका हैं वालसाल में, और वो प्रयोजन मूलक तथा द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण करती हैं। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा विभाग में हिंदी की परीक्षक भी हैं, और केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और विश्व हिंदी सचिवालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्य कर रहे वैश्विक हिंदी परिवार की यूके संयोजक हैं। उनकी शिक्षा विद्यालय तौर पर इंदौर में हुई। स्नातक उन्होंने उज्जैन से किया, और प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर पुणे विश्व विद्यापीठ से किया। अनुवाद पदविका हिंदी में पीएचडी पुणे विद्यापीठ से करी। उन्होंने सेल्टा एग्जामिनेशन कैम्ब्रिज इंग्लैंड से किया, और सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग उन्होंने वालसाल इंग्लैंड से किया। उनके कई लेखन और प्रकाशन हैं, जिसमें कई कहानी संग्रह शामिल हैं जो नेशनल बुक ट्रस्ट से पब्लिश हो चुके हैं। काव्य संग्रह हैं। उनके कई सारे हिंदी निबंध और साहित्य और विवेचन शोध प्रबंध हैं। उन्होंने एक सहलेखन भी किया है, मॉम डैड और मैं। संकल्पना संपादन उषा वर्मा का था। उन्होंने कई रचनाओं का संपादन भी किया है, जैसे कि गंगा के पार से टेम्स के द्वार और जाकी रही भावना जैसी आदि। और कुछ उनके संग्रह प्रकाश अधीन है, जैसे कि ललित निबंध संग्रह, वैचारिक निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें उनके संकलनों का प्रकाशन किया गया है। वो बहुत सारे हैं, 17-18 हैं। और इसके अलावा उनके लेख विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में, जैसे कि साहित्य अमृत, आधुनिक साहित्य, प्रवासी संसार, नया ज्ञानोदय, वर्तमान साहित्य, वंग यात्रा, अक्षरा, गर्भनाल आदि आदि में प्रसारित हुए हैं। जहाँ तक प्रसारण की बात है, काशी टीवी बर्मिंघम से हिंदी लोकगीत 2020 में, 2016 में काशी टीवी, बीबीसी रेडियो वेस्ट मिडलैंड में 2015 में, आकाशवाणी पुणे से काव्य पाठ प्रसारित हैं 2092-93 में। पुरस्कार कई सारे उनको मिले हैं। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टाज प्रतियोगिता में भौगोलिक क्षेत्र यूरोप यूके में 3य स्थान। भोपाल लघु कथा शोध केंद्र द्वारा आयोजित श्रीमती कृष्ण देवी स्मृति सरस्वत लघुति प्रतियोगिता पुरस्कार। भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा श्री लक्ष्मी मल सिंघवी अनुदान पुरस्कार 2014 में। काफी सम्मान उनको मिल चुके हैं, जैसे कि हिंदी अकादमी मुंबई एवं गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय, इंटीग्रेट काउंसलिंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स दिल्ली द्वारा महिला राष्ट्रीय ज्योति पुरस्कार, निरंकारी मिशन ब्रेडफोर्ड एवं लेस द्वारा आदि कई समय। बस ऐसे बहुत लिस्ट है, मैं उसको पढ़ने में बड़ा समय लगेगा। तो मैम मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य जारी रखिए। अमिताभ जी, कई परिचय, अपनी 2 पंक्तियों से बात कहती हूँ। आपने इतना लंबा परिचय दिया है कि अभी मुझे ये पढ़ना ही पड़ेगा। कई परिचय, कई पन्ने पढ़ दिए तुम्हारे परिचय के, कई पन्ने पढ़ दिए तुम्हारे परिचय के, तुम्हारा बोलना ही तुम्हारा बायोडेटा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल श्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, माननीय, और फिर उसके बाद माननीय निदेशक हिंदी शिक्षण
मंडल, सुनील बाबूराव जी कुलकर्णी, केंद्रीय हिंदी संस्थान के जो वर्तमान निदेशक हैं, और भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर बीना शर्मा और डॉक्टर अमिताभ शर्मा, अमिताभ विक्रम द्विवेदी, जिनके कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बीना जी ने उन्हें संपर्क सूत्र दिया और मैं यहाँ आई, और उससे पूर्व मेरी कुलकर्णी जी से भी मॉरिशस में मुलाकात हुई थी। तो आज आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। और किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक जो सामने दिखता है, सामने तो 10% ही होता है, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी रहती है। तो मैं आप सभी टेक्निकल टीम को और केंद्रीय हिंदी संस्थान के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने आज इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदी पखवाड़े के तहत किया। साथ ही हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की भी बहुत-बहुत बधाई। देश-विदेश से आभासीय पटल पर उपस्थित सभी मित्रों को, सभी विद्वज्जनों को, सभी छात्रों को, सभी बड़ों को, सभी छोटों को सादर नमन। और मेरी प्रिय सखी इंदिरा गाजिएवा, जिनसे मेरी मुलाकात 2019 में विश्वरंग भोपाल यूनिवर्सिटी, रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में हुई थी, उनको मेरा बहुत सहृदय नमस्कार। और उन्होंने अभी इतनी रूस में हिंदी की इतनी विशद जानकारी दी कि आपने जाना कि रूस में किस तरह से हिंदी का विस्तार, प्रचार, प्रसार और अध्ययन, शिक्षण हो रहा है। तो मैं अपनी बात शुरू करूँगी वॉल्सॉल से। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो अक्सर लंदन पर जाके गाड़ी अटक जाती है कि लंदन ही एकमात्र शहर है। लेकिन मैं लंदन से 108 मील दूर इंग्लैंड के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के पास वॉल्सॉल नाम के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। आज यहाँ तापमान 19 डिग्री है, लेकिन बहुत ठंडा है और समय दोपहर का 2 बजने वाला है, 2 बज चुका है। वॉल्सॉल इंग्लैंड भारत से जो है लगभग 4,688 मील की दूरी पर है, और इतनी दूर पर हिंदी का शिक्षण और प्रशिक्षण की जब बात होती है, तो स्वाभाविक है कि बहुत सी समस्याएं, बहुत सी समाधान, बहुत से साधनों की बात भी जुड़ जाती है उसके साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि हम जानते हैं कि हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। आज 160 से अधिक देशों में विद्यालयीन स्तर पर और विश्वविद्यालयीन स्तर पर हिंदी का पठन, पाठन, शिक्षण हो रहा है। 27 से अधिक देशों में हिंदी के पत्र पत्रिकाएं निकल रहे हैं। कई देशों से, अनेक देशों से रेडियो प्रसारण हो, टीवी प्रसारण हो रहे हैं। किंतु फिर भी हिंदी का शिक्षण और प्रशिक्षण का मार्ग जो है वो अनेक चुनौतियों से भरा है। वैसे तो किसी भी भाषा को पढ़ाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, किंतु देश हो या विदेश, यह चुनौती तब दुगुनी तिगुनी हो जाती है जब हमारे आसपास उस भाषा का वातावरण नहीं होता, जब हमारे पास उस भाषा को व्यवहार में लाने के अवसर न के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में हिंदी का शिक्षण एक चुनौती निश्चित रूप से बन जाता है, क्योंकि भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं होती, वो संस्कृति की संवाहक होती है। जो हम संप्रेषण करते हैं, जब हम किसी के पैर छूते हैं या किसी को नमस्ते करते हैं, तो साथ में हम अपनी संस्कृति भी सामने वाले के साथ बाँटते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और सारा विश्व ही एक है। तो ऐसी स्थिति में हम उन सारे विश्व के वासियों को आत्मसात करते हैं। यही भारतीय संस्कृति और यही हिंदी की विशेषता है कि वो अपने में सबको समाहित करती हुई चलती है, चाहे वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी या अन्य विदेशी भाषाएं हों। जब हिंदी उनके साथ जुड़ जाती है तो वो सबको अपना बना लेती है। तो आज हम इंग्लैंड में हिंदी के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं सीधे अपने इस भूमिका के बाद में अब आपको उस विषय पर ले चलती हूँ कि इंग्लैंड में हिंदी का शिक्षण कब से आरंभ हुआ, और थोड़ा-सा अभी वर्तमान स्थिति देखने के लिए पहले हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं। वस्तुतः इंग्लैंड में हिंदी का शिक्षण जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ,
भारत में। तो जैसे इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जड़ें जमाई, अंग्रेजी की आवश्यकता यहाँ इंग्लैंड में भी महसूस होने लगी, क्योंकि जो उनके प्रशासकीय अधिकारी जो भारत जाते थे, उन्हें भाषा की समस्या आती थी। हम जानते हैं कि जो जॉन गिलक्रिस्ट नाम के जो स्कॉटिश भाषाविद थे, उन्होंने इंग्लैंड में हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रारंभिक अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के कारण 18वीं-19वीं शताब्दी में हर्टफोर्डशायर नाम के जिले में, यहाँ उसे काउंटी कहते हैं, वहाँ पर एक हैलीबरी कॉलेज होता था। तो 1806 में इस कॉलेज का उद्घाटन हुआ और वहाँ पर हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जाने लगी। ये हिंदी उन ब्रिटिश अधिकारियों को या कर्मचारियों को पढ़ाई जाती थी जो भारत जाने वाले होते थे। मैं समझती हूँ कि आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, जी। तो उसके बाद एक लंबा अंतराल, जब भारत में ये जो हिंदी का जो कॉलेज हैलीबरी नाम का कॉलेज हर्टफोर्डशायर नामक काउंटी में था, उसके बाद एक लंबे अंतराल तक हिंदी का यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ और लगभग 150 साल के बाद सोआस यानी साउथ स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय में 1941 में औपचारिक रूप से शैक्षणिक भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण शुरू हुआ और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन शुरू हुआ। तो 1940 में जो अध्ययन शुरू हुआ वो स्वाभाविक है कि जो हिंदी के विद्वान जिनका हिंदी में बहुत रुचि थी, जैसे डॉक्टर रूपर्ट स्नेल उसके बाद के हैं, लेकिन उस समय से उन लोगों ने अध्ययन वगैरह आरंभ किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 6वें दशक में इंग्लैंड में आई आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी के समय इन्होंने सभी देशों से कामगार बुलवाए, तो उनमें हाईली स्किल्ड लेबर भी थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और उसके अलावा जो कामगार जो लेबर वाला काम करने वाले थे वो लोग भी थे। तो वो जब यहाँ आए, इससे विभिन्न उद्यमियों को भारत से आने का यहाँ अवसर मिला, विभिन्न उद्योगों को अवसर मिला और जब वो लोग यहाँ पर आए तो एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, इन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो उन्होंने तय किया कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी सिखाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ के समाज में समाहित होना है। तो ये लोग तो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी जो भी भाषा तमिल, तेलुगु बोलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई पूरी तरह से, ताकि वे अंग्रेजी में निपुण हो सके। तो हिंदी जो है एक प्रकार से उस समय खत्म हो गई, लेकिन 70 के दशक में प्रोफेसर महेंद्र वर्मा जो यॉर्क यूनिवर्सिटी में आए थे, पटना विश्वविद्यालय से भाषाविद, वहां पर भाषा विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने शिक्षकों के लिए कोर्स चलाए हिंदी सिखाने के लिए, जैसे कार्यशालाएं, रिफ्रेशर कोर्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो उन्होंने 1970 के दशक में आरंभ की। 10 दिन के गर्मियों की छुट्टियों में 10-10 दिन के ऐसे प्रशिक्षण उन्होंने आरंभ किए, जिससे हिंदी जानने वाले और हिंदी के लिए तड़पने वाले बहुत से लोगों ने हिंदी के वो प्रशिक्षण किए और अपने-अपने क्षेत्र में जहाँ वे रहते थे, वहाँ पर हिंदी पढ़ाना शुरू किया। उसमें मैं श्रीमती जय वर्मा, जो वर्तमान में एक स्थापित प्रवासी साहित्यकार के रूप में जानी जाती हैं, वो एक सुदर्शन जी थीं, जो नॉटिंघम में हिंदी पढ़ाती थीं, फिर कला निकेतन केंद्र हिंदी वहाँ पर। तो इस तरह से इन लोगों ने उस समय वो रिफ्रेशर कोर्स किए, कार्यशालाएँ की, जिसमें उन्होंने हिंदी का शिक्षण, तो इसके लिए मैं प्रोफेसर महेंद्र वर्मा का हिंदी शिक्षण की दिशा में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। फिर कुछ विद्यालयों में भी यहाँ पर उसी दशक में 8वें-9वें दशक के आसपास कुछ विद्यालयों में आधुनिक विदेशी भाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी का अध्ययन, पठन-पाठन शुरू हुआ। 1988 में प्रोफेसर महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों के प्रयासों से हिंदी की जीसीएसई की परीक्षा, यानी 11वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा होती है, वो यहाँ पर आरंभ हुई, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत कम थी और इस कारण वो परीक्षाएं समाप्त हो गई।
अब इंग्लैंड में हिंदी के अध्येता किस प्रकार के हैं, एक तो जो वयस्क हैं और एक बच्चे हैं, तो उनके कारण भी अलग अलग हैं हिंदी सीखने के। कि वयस्क लोगों का कारण होता है कि वो हिंदी भारतीय संस्कृति से, जैसे कि अभी इंदिरा जी ने बताया था कि उनकी भारतीय संस्कृति में रुचि है, भारतीय फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं, भारत नौकरियों के लिए जाना चाहते हैं, बोलचाल की हिंदी सीखना चाहते हैं, पर्यटन मनोरंजन के लिए सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, किंतु अब वो समझते हैं कि हमें हिंदी भाषा सीखनी है। तो ये वो पीढ़ी है भारतवंशियों की, जिन्होंने जो बीच में हिंदी से बिल्कुल दूर हो गए थे, वो अब अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हिंदी सीखें। और दूसरा, एक बिल्कुल विश्वविद्यालयों में एक ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन शिक्षण होता है। दूसरे, बच्चे सीखना चाहते हैं हिंदी, तो स्वाभाविक है कि उनके माता-पिता जो नौकरी और काम धंधे की तलाश में या उन्हीं कारणों से यहाँ आए हैं, वो अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने के लिए और अपनी भाषा को साथ रखने के लिए अभी जागृति ज़्यादा है, तो इस तरह से वो लोग हिंदी सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। लेकिन इंग्लैंड में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था क्या है? तो अकादमिक स्तर पर तो सबसे पहले SOAS में हिंदी शुरू हुआ, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में, और वहां पर अभी भी बिगिनर्स हिंदी के 3 लेवल हैं, प्रवेशिका, प्राथमिक और ऐसे, उसको इंग्लिश में तो बिगिनर 1, बिगिनर 2, बिगिनर 3, ऐसे 3 लेवल हिंदी के हैं, जिससे उतना तीनों कोर्स करने के बाद 10-10 हफ्ते के हिंदी बोलने में, बोलचाल की हिंदी, सामान्य हिंदी बोलने में एक छात्र पारंगत हो सकता है अपने स्तर पर। लेकिन उसके अलावा वहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में इतिहास या भारतीय संस्कृति विषय के साथ है। इसी प्रकार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी हिंदी का अध्ययन इतिहास के साथ होता है, संस्कृति एवं इतिहास विभाग में होता है। वहाँ आजकल वहाँ पर इतिहास विभाग के साथ होता है। और ऑक्सफोर्ड में जो है, अब एक डिग्री और उच्च BA और MA की कक्षाएं हैं, लेकिन वे भी डिस्टेंस प्रोग्राम है या पार्ट टाइम है, और इमरे बंगा वहाँ पर हिंदी देखते हैं। SOAS लंदन में पहले युट्टा ऑस्टिन थी, फिर उसके बाद फ्रेंचेस्का ओरिसिनी, और वर्तमान में नरेश शर्मा हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज में प्रोफेसर डॉक्टर ऐश्वर्य कुमार, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास के साथ हिंदी बिगिनर्स कक्षा चलाते हैं, जहां पर वो छात्रों को भारत जाने के पहले, क्योंकि उनका सैंडविच प्रोग्राम होता है जिसमें 1 साल वो भारत जाते हैं छात्र, तो वो हिंदी इस तरह सिखाते हैं कि वो अपनी भाषा बोलचाल वहां पर जाके मिलना जुलना कर सके। अब दूसरा, ये तो हो गया अकादमिक स्तर पर। दूसरा जो है वो स्वायत्त संस्थाएं। तो सच कहूं तो यूके हिंदी समिति ऐसी एकमात्र संस्था है जो किसी तरह की, उन्हीं की अपनी परीक्षाएं, अपना ही सिलेबस के माध्यम से कुछ परीक्षाएं करती हैं और बच्चों को परीक्षाएं दिलवाती हैं। ये जो अभी हाल ही में 2-3 साल पहले कोलचेस्टर में भी यूके हिंदी समिति पद्मेश गुप्त द्वारा आरंभ की गई थी। और अभी एक और विदुषी महिला श्रीमती इंदु बारोट आई हैं, जो गुरुकुल नाम की संस्था चलाती हैं और उसके माध्यम से हिंदी और संस्कृत की शिक्षा देती है, लेकिन कोई परीक्षाएं अभी तक नहीं होती हैं यूके हिंदी समिति के अलावा। तीसरा जो हिंदी पढ़ाने का तरीका यहाँ पर है, वो है स्वैच्छिक स्तर। जैसे मैं भी स्वैच्छिक स्तर पर पढ़ाती हूँ। मेरे पास SOAS के भी छात्र आए हैं, तो SOAS का छात्र आया है और मैंने उसे हिंदी सिखाई, और मेरे बड़े रोचक अनुभव रहे जिन पर हम कभी और बात कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं हिंदी सिखाती हूँ, और मैं हिंदी भाषा सिखाने के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती। मुझे खुशी होती है यदि कोई मुझसे हिंदी सीखना चाहे तो मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ और बड़ों को भी सिखाती हूँ। और अक्सर बच्चों को सिखाना जब होता है तो शुरू से सिखाना होता है, उन्हें वर्तनी से सिखाना होता है, उन्हें कहानियों के, लेकिन वर्तनी नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ सिखाना पड़ता है। तो पहले हम कहानियां उन्हें सुनाते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई एक मानक पाठ्यक्रम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों को प्रयोग करते हैं। कभी कहानी सुनाई,
उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो द्विभाषा बायलिंगुअल मेथड यूज कर लेते हैं। कभी उनको एक एक अक्षर और उससे जो प्रॉपर मेथड है, तो मैं कहूंगी कि इसमें मुझे सबसे अधिक सहायता मिली, क्योंकि मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ाती हूँ यहाँ पर प्रवासियों को, तो और हमेशा उसकी तुलना करती हूँ कि यदि मैं हिंदी द्वितीय भाषा के बोलने वाले को पढ़ाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाऊंगी। तो अक्षर ज्ञान से पहले हम उनको बातचीत करना, सामान्य बातचीत, नमस्ते, और उसके साथ पूरी कक्षा में जैसे अंग्रेजी का वातावरण बनाते हैं, इसी तरह हिंदी का वातावरण बनाते हैं। तो टास्क बेस्ड लर्निंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि हम एक काम दे देते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट के अंतर्गत हैं, आप उनमें क्या क्या वहां पर क्या क्या बातें करेंगे, कौन सी शब्दावली लगेगी आपको। 2007 में कैम्ब्रिज अंतरराष्ट्रीय परीक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षा में लगभग विश्व भर के लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, लेकिन 2021 में वही संख्या जो है 2500 के लगभग हो गई और अब लगभग 3000 है। मैं ये आंकड़े आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय परीक्षा विभाग में हिंदी की परीक्षक हूँ। मैं प्रश्न पत्र भी बनाती हूँ, मैं पेपर भी जांचती हूँ। वहां पर मैंने सिंगापुर, मॉरिशस और हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में जो सारे विश्व में कैम्ब्रिज की मान्यता प्राप्त परीक्षा है, उसका पाठ्यक्रम हम लोग देखते हैं और पढ़ाते हैं। ये जो पेपर है, इनमें श्रवण कौशल, वाक कौशल, वाचन, लेखन आदि पर ध्यान दिया जाता है और उसी के आधार पर प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। इन सभी का संवर्धन किया जाता है, लेकिन दुखद बात यह है कि इनको पढ़ाने की किसी भी विद्यालय में व्यवस्था नहीं है। यदि मैं परीक्षा देना चाहती हूँ या मेरा बच्चा देना चाहता है तो मुझे उसे घर पर तैयार करना होता है। मेरे दोनों बच्चों ने हिंदी जीसीएसई में किया, जीसीएसई में हिंदी विषय लिया, लेकिन मुझे उन्हें घर में पढ़ाना पड़ा। आप मेरे पीछे शायद ये कैलेंडर हिंदी का देख रहे होंगे, लाला राम स्वरूप रामनारायण एंड सन्स। ऐसा कैलेंडर एक और था जिसके ऊपर एक सूत्र वाक्य लिखा रहता है, श्रम ही सफलता की कुंजी है। तो मैंने अपने बच्चों को हिंदी इस तरह सिखाई कि वो एक वाक्य पढ़ाती थी और उस पर हम चर्चा करते थे स्कूल जाने के पहले, विद्यालय जाने के पहले, और फिर वो उसको लिखना सिखाती थी। तो इस तरह से उन्हें हिंदी सिखाई। तो जब बच्चों को वातावरण, आसपास चीजें दिखती हैं तो वो उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अकादमिक स्तर पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी सुविधाएं नहीं है। सरकार की तरफ से, भारत सरकार को भी इस दिशा में कुछ प्रयत्न करने चाहिए और मिलजुल कर कुछ ऐसा काम हो जिससे यहाँ पर एक मानक पाठ्यक्रम की बात हो सके। अब मैं आपको ये बताऊं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्वास और ऑक्सफोर्ड में तो थोड़ी बहुत हिंदी चल रही है, लेकिन यॉर्क विश्वविद्यालय में प्रोफेसर महेंद्र वर्मा की सेवानिवृत्ति के पश्चात हिंदी कक्षाएं पूरी तरह से बंद हो गई। तो ये एक दुखद बात भी है। अधिकांश शिक्षण हिंदी का बच्चों के लिए मंदिरों में, घरों में और कम्युनिटी सेंटर जो सामुदायिक केंद्र रहते हैं वहां पर होता है, और वो स्वैच्छिक ही होता है, उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जुड़ जाते हैं। अभी यहाँ पर शाखा है आरएसएस की, तो उसमें बच्चों को हिंदी सिखाई जाती है, लेकिन कोई, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि कोई पाठ्यक्रम नहीं है उनका, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ाता है। यूके हिंदी समिति की जो परीक्षा है वो प्रवेश से लेकर ए लेवल अर्थात यूके की 10वीं कक्षा तक की परीक्षा है, उसके स्तर की तक की परीक्षाएं करवाते हैं। यूके हिंदी समिति बच्चों के लिए ज्ञान प्रतियोगिताएं भी करती है और पुरस्कार बच्चों को भारत तथा यूरोप की यात्रा के लिए भी भेजती है। और यूके हिंदी की समिति के साथ यूरोप की 45 स्वायत्त संस्थाएं हैं जो उनके साथ जुड़ी हैं और इनके पाठ्यक्रम का प्रयोग करती हैं। देखिए, नौकरियां अभी हिंदी में बढ़ रही हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हिंदी में कुछ यहाँ पर मार्केटिंग की जो नौकरियां हैं वो मिलने लगी हैं। पर्यटन के लिए लोग भी हिंदी जान रहे हैं, लेकिन बार बार कहने पर भी हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई हम मानक तरीके से हम पढ़ा सकें। इसलिए हर शिक्षक अपना तरीका उपयोग करता है। टेक्नोलॉजी के आने से हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, चित्रों का उपयोग करते हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, फिल्मों के अंश दिखाते हैं, स्मार्ट बोर्ड, प्रोमीथियन बोर्ड, वेबसाइट्स, कहूट जैसे जो एप्लीकेशन है उन पर
प्रश्न मंच जैसे कार्यक्रम करते हैं, क्विज़ करते हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जिससे बच्चों को उसमें रुचि जागती है। फिर आभासीय माध्यम पर भी पढ़ाई हो ही रही है हिंदी की। बच्चों के पास से जो मैग्ना डूडल नाम की स्लेट आती है, मतलब स्लेट का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कह लें, तो बच्चे उस पर भी उससे भी उनको रुचि जागती है कि हम हिंदी सीख रहे हैं। और हम लोगों को हिंदी यहाँ पर अगर हम हिंदी पढ़ाते हैं, भले हम कम्युनिटी में भी पढ़ाते हैं, तो एक लेसन प्लान जो कि सिर्फ़ अकादमिक स्तर पर ही जिनकी आवश्यकताएँ पड़ती है, वो हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अगर ले जाऊँ, तो बच्चों को साथ वो एक लेसन प्लान हो। तो उनको परिवार का परिवार का जो क्या फैमिली ट्री रहता है, वो बनाने को वंश वृक्ष बनाने के लिए बोलते हैं। यहाँ बहुत सी समस्याएँ हैं, जैसे उचित मानक पाठ्यक्रम का अभाव है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, तो प्रशिक्षण का भी अभाव है। क्योंकि यहाँ पर हिंदी बोलने वाले पंजाबी, मराठी, बंगाली सभी भाषा के हैं, तो वो अपने-अपने तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं और उसमें हिंदी का जो व्याकरण है, उसका ध्यान उतना नहीं रख पाते हैं। और उसका ये कारण भी है कि उचित संसाधनों का अभाव है, पुस्तकें वो नहीं उपलब्ध होती हैं। एक वेद मोहला की बिगिनर्स हिंदी बहुत सालों तक चलती थी, रॉबर्ट स्नेल की स्टार्ट हिंदी लैंग्वेज वो भी एक पुस्तक है जिसका उपयोग किया जाता है। फिर वातावरण नहीं मिलता है कि आप किससे बात करेंगे हिंदी में, हिंदी सीख के। और अभी भी जब यहाँ पर लोग मिलते हैं तो आपस में बजाय हिंदी के अंग्रेज़ी में बात करते हैं, जिसकी मुझे शिकायत रहती है। तो हमें अपने घरों में हिंदी बोलना चाहिए। मुझे लगता है हिंदी के जो शिक्षण और प्रशिक्षण, मेरी बहुत सी अंग्रेज मित्र हैं जो अभी अरिजीत सिंह का शो देखने गई थी और वो मुझे पूछ रही थी कि अंग्रेजी में पूछ रही थी कि अरिजीत, क्या आप अरिजीत, आर यू गोइंग फॉर अरिजीत शो? तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उन्हें फिर जब मुझे पता चला कि वो अरिजीत के शो के बारे में बात कर रही हैं, तो मैंने उन्हें सही उच्चारण भी सिखाया और मुझे प्रसन्नता हुई कि इस तरह से हिंदी का प्रचार-प्रसार होता है कि बहुत सारे लोग हिंदी के गीत गाते हैं। हमारे वस्त्राभूषण, साड़ी, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, फ़िल्में, तीज त्योहार। पिछले साल बिहार का जो छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी धूमधाम से इंग्लैंड में भी मनाया गया। यहाँ टेम्स नदी के किनारे किया गया। फिर इसी प्रकार सा 600 महिलाओं ने साड़ी पहन के लंदन में एक जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रांतों के कपड़े से बनी साड़ियाँ पहनी थी। तो ये सब हमारे हिंदी के वातावरण को बढ़ाते हैं और पिछले 10 सालों में मैं कहूँगी कि सूचना प्रौद्योगिकी की कृपा से और जो आवागमन बढ़ा है, भूमंडलीकरण के कारण जो बहुत से लोग भारत से यहाँ आए हैं, उनके कारण इंग्लैंड में हिंदी काफ़ी मज़बूत होती नज़र आती है, लेकिन मानकता का अभाव है। और वैसे भी जब यहाँ पाठ्यक्रम बने, तो उसका पाठ्यक्रम यहाँ के आधार पर होना चाहिए। जैसे प्रोफ़ेसर महावीर शरण जैन ने कहा था कि हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम जो है, उसका निर्माण प्रत्येक देश के शिक्षण स्तर एवं हिंदी शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान करके बनाना चाहिए और वो इतना व्यापक और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे उस देश के शिक्षक और अध्येता दोनों का मार्गदर्शन हो सके। तो समाधान तो यही है कि जैसे मैं ये चाहूँगी, मेरी केंद्रीय हिंदी संस्थान से भी बहुत विनती है कि आप एक ऐसी परीक्षा, मान्यता प्राप्त परीक्षा का निर्माण करें। जैसे हम जब इंग्लैंड आते हैं तो हमें IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम देना पड़ता है। भारत में लोग कोई भी आ सकते हैं, तो क्या ऐसी परीक्षा भारत में नहीं बन सकती? केंद्रीय हिंदी संस्थान या रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रहा है, भोपाल वाला, या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा का जो केंद्र है, हिंदी केंद्र है, वहाँ पर ऐसी एक परीक्षा होनी चाहिए जो भारतीय मान्यता प्राप्त हो। हमें हिंदी के लिए कैम्ब्रिज की मान्यता क्यों चाहिए? हमारे खुद की, हमारे देश की मान्यता होनी चाहिए। और यहाँ पर शिक्षण का शिविर की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ यहाँ के शिक्षकों के साथ मिलकर ऐसा वातावरण निर्माण हो कि वो यहाँ की ज़रूरतें समझें और हम उनके साथ फिर, और आपका ज्ञान हो और हमारा थोड़ा-सा उसमें सहयोग हो, ताकि हम आपको ये बता सकें कि यहाँ के छात्रों की क्या ज़रूरत है और हिंदी का पाठ्यक्रम हम तैयार कर सकें। बातें कहने को बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भी एक विहंगम आपको चित्र
इंग्लैंड में हिंदी का एक विहंगम चित्र प्रस्तुत किया है। कोई प्रश्न होंगे तो हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी सभी के स्वस्थ होने की, सभी के मंगल की कामना करती हूँ। हिंदी दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत-बहुत आभार। जय हिंदी, जय भारत। डॉक्टर वंदना जी, एक प्रश्न है कि ऋषि सुनक के कार्यकाल में हिंदी को कितना बल मिला? एक, लंदन में इंडिया हाउस और अंबेडकर सेंटर में हिंदी की कितनी गतिविधियां इस समय संचालित हैं, दूतावास के माध्यम से और वैयक्तिक संस्थाओं के माध्यम से? ठीक है, तो मैं आपको निराशा होगी लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। बहुत कुछ, जैसा मैंने बताया कि सभी कुछ जो हो रहा है वो व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है। तो आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं यदि ना कहूँ, बहुत कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जो हमारा भारतीय उच्चायोग है, वो जैसे अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो अभी मैंने परसों 3 दिन पहले 11 सितंबर को ही यूके हिंदी सम्मेलन था, वहाँ भाग लेने गई थी। और इस तरह के वो कार्यक्रम छोटे-छोटे समय-समय पर करते हैं, जैसे भारतीय स्वतंत्रता दिवस है या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, तो लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं भारतीय उच्चायोग में। लेकिन हिंदी के लिए विशेष कार्यक्रम ना इंडिया हाउस को लेकर किया जाता है, ना अम्बेडकर जयंती को किया जाता है, ना वीर सावरकर को लेकर, फिलहाल नहीं। लेकिन हम इस दिशा में तत्पर हैं। मेरे जैसे लोग और मेरे जैसे अन्य लोग, हम चाहते हैं कि इस पर काम किया जाए और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों की जागरूकता बढ़े। वहाँ पर हम अभी सरदार ऊधम सिंह की तस्वीर मैंने सोचा है कि हम हमारे बर्मिंघम के कॉन्सुलेट जो ऑफिस है उसमें हम भेंट करें, ताकि लोगों को पता चले कि इन लोगों का हिंदी के लिए कितना योगदान रहा है। और ऋषि सुनक जी के कार्यकाल में सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि जब ऋषि सुनक जी G20 सम्मेलन में भाग लेने भारत आए थे, तो उस समय मैंने एक छोटा-सा वीडियो देखा था जिसमें वो शेख हसीना जी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री थी जो बांग्लादेश की, उनके साथ बात कर रहे थे और वो बैठी हुई थी और एक नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए ऋषि सुनक जी भी बैठ के उनसे, ज़मीन पर बैठ के उनसे बात कर रहे थे। मतलब थोड़ा-सा झुक गए थे वो, जो कि ताकि वो उठे ना। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी की बहुत बड़ा, उन्होंने अपने व्यक्तित्व में हिंदी की संस्कृति की झलक दिखाई। अब ये हमारे लिए एक मानदंड उन्होंने स्थापित किया, हमें ज़रूरत है कि हम उसको फ़ॉलो करें, हम उसको मानें, समझें, सीखें। मैडम वंदना जी, मैं प्रोफेसर विनोद विश्वकर्मा, सतना मध्य प्रदेश से निवेदन कर रहा हूँ। जी। मैंने आपका व्याख्यान सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बधाई देता हूँ कि लंदन में जो बिहार की छठ पूजा और 600 महिलाओं ने जो धोती पहन करके उसका उत्सव मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय परंपराओं का विकास हो रहा है और इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी दिखा दूं आपको, मैं साड़ी ही पहनी हूँ। जी जी जी, नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि जब विदेश में, खासकर लंदन जैसे शहरों में, भारतीय परंपरा और भारतीय ज्ञान पद्धति का विकास होता है, तो बड़ा अच्छा जी। लगता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं चूंकि अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास विभिन्न देशों के छात्र आते हैं और हम एक परिचय का सत्र रहता है, उसमें मैंने उन्हें बताइए कि आप पूछा उनसे कि मैं किस देश की हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भारत की हैं। तो ये बिंदी जो है, ये बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे देश का, हिंदी का भी, हिंदी की बिंदी और हमारी बिंदी, दोनों हमारी हिंदी और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द बोल के हमको अनुग्रहित करें। नमस्कार सुनील जी। अरे सुनील सर को जी जी जी, नमस्कार। मैं यात्रा में हूँ, इसलिए थोड़ा स्पष्ट चेहरा मेरा आप नहीं देख पाएंगे, पर बात बिल्कुल स्पष्ट करूंगा और आशा है कि वो स्पष्टता से आपको सुनाई देगी, यदि नेटवर्क इसी तरह से बना रहे तो। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई पहल का परिणाम है कि आज हम लोगों ने
रूस और इंग्लैंड में हिंदी की स्थिति क्या है और क्या क्या संभावनाएं वहां आगत भविष्य में बन सकती है, इसको लेकर लगभग 1 घंटे से हम लोग इसका श्रवण कर रहे हैं और अपने मन ही मन में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि कैसे हमारे ही देश के लोग वहां जाकर बसे हैं और अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का, अपने संस्कारों का, रीति का, अपने वेशभूषा का, अपनी खान पान का निरंतर रूप से क्रियान्वयन कर रहे हैं और औरों को भी वो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस बात को लेकर जो प्रसन्नता हो रही है, उस प्रसन्नता को वास्तव में शब्दों में बयां करना या शब्दों में अभिव्यक्त करना, उसे शब्दों में बांधना बहुत सरल काम नहीं है। हमने इस आज के व्याख्यान में यह अनुभव किया कि एक मूल निवासी इंदिरा जी के मुख से हमने सुना कि रूस की क्या स्थिति है, और जो हमारे मूल भारतीय वंशज की है लेकिन वंदना जी के मुख से हमने सुना कि इंग्लैंड में आज हिंदी की क्या स्थिति है। मैं दोनों विदुषी महिलाओं को संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस आभासी पटल के माध्यम से क्यों न हो, लेकिन आपने संवाद साधने के लिए हमें अनुमति प्रदान की और इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत संवाद इस 1 घंटे में हमने सुना कि मानो हम अपनी भविष्य की के लक्ष्यों को के बारे में सोच रहे थे। मैं जब अभी वंदना जी को सुन आगरा को आगत भविष्य में काम करने के लिए कितना बड़ा परिक्षेत्र है और कितनी सारी संभावनाएं हैं कि जिन पर हम भविष्य में कार्य कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य इस दोनों व्याख्यान के माध्यम से संस्थान परिवार के सारे अध्यापक मित्रों के सम्मुख और छात्रों के सम्मुख भी आप दोनों विदुषी महिलाओं ने रखा। इसके लिए मैं अगर ये चर्चा चलेगी तो फिर वो आभासी पटल पर वो ठीक नहीं रहेगा और इसलिए थोड़ा हम उसको समय सीमा में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों महिलाओं के वक्तव्यों को सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सोच समझकर हमने जो त्रिभाषा सूत्र स्वतंत्रता के पश्चात स्वीकार किया था, और ये उसी का परिणाम है कि हिंदी आज विदेशों में भी फल फूल रही है और बढ़ने की कोशिश कर रही है और आज विश्व स्तर पर शायद ही ऐसा कोई एक आध देश रहा होगा कि जहां भारत वंश का कोई व्यक्ति जो है वो वहां अब तक पहुंच नहीं पाया होगा। हर एक देश में एक आध दो व्यक्ति क्यों न हो, काम कितना करते हैं उस पर चर्चा परिचर्चा जरूर होगी। भाषा का संवर्धन कितना कर सकते हैं इसकी चर्चा परिचर्चा जरूर होगी, लेकिन आज विश्व का एक भी देश ऐसा नहीं है कि जो भारत के संस्पर्श से और भारत के किसी भी व्यक्ति के सहयोग से जो है वो अपने आप को अनाभिज्ञ रखे या अपने आप को उससे दूर रखे। और ये उस त्रिभाषा सूत्र का परिणाम हम देखते हैं। आप कल्पना कीजिएगा कि अगर हम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी को भी यहाँ से निकाल देते तो कितना हमारे पास आज जो रोजगार की क्षमता है, उस रोजगार की क्षमता को हम कितना उसका उपयोग कर पाते हैं। और ये जो इतनी बड़ी संख्या बाहर गई है तो वो भले ही सब जगह अंग्रेजी का बेस बनाकर नहीं गई है, लेकिन फिर भी अधिकांश देशों में जो बाहर लोग गए हैं तो उनका जो नींव है वो नींव इसी भाषा के जरिए जो है वो आगे फैली है और उसी के बलबूते पर आज हम विश्व में संचार कर रहे हैं। अब वर्तमान युग की आवश्यकताएं ऐसी है
या भूमंडलीकरण के कारण जो विश्व की सबसे बड़ी बाजार व्यवस्था जो भारत में आज उपलब्ध है, और उसका कारण है भारत की जनसंख्या। जब एक समय था कि जनसंख्या हमारे लिए एक संकट बन गई थी और उसके उदर निर्वहन की चिंता हमें बार बार सता रही थी, जब तो उसमें हमने देखा कि जनसंख्या को लेकर हम काफी चिंतित रहे, और उसी जनसंख्या का परिणाम था कि हमने हमने समय समय पर अपने आप को अद्यतन किया। और एक समय था कि हम दो हमारे कितने, इसका कोई गिनती नहीं था, जितने होंगे उतने अपने, ऐसा नारा हमने दिया था। और फिर हमने लगा कि नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा, हम दो हमारे तीन चाहिए, तीन के बाद जिसको भी होगा तो वो सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। ऐसा करने के बाद भी हम जनसंख्या में नियंत्रण नहीं ला पाए, और फिर हम दो हमारे दो का नारा लगाया। ऐसा दो का नारा लगते लगते भी हम कब 3 नंबर से 2 नंबर पर आए, और 2 नंबर से कैसे हम आगे बढ़े हमको पता नहीं चला। फिर हमने नारा बदला और कहा हम दो हमारा एक पर्याप्त है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब कुछ जो पाश्चात्य प्रभाव से या करियर करियर की चिंता से जो लोग ये भी नारा लगा रहे कि हम दो हमारा कोई नहीं, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संतोषजनक नहीं है। और कुटुंब व्यवस्था ही हमारी इस पूरी भारत की एक सशक्त व्यवस्था है, जिसके बलबूते पर भारत आज जो है वो विश्व में इतना बड़ा संचार कर रहा है। और भाषा को जिलाए रखने का काम, भाषा को संरक्षण और संवर्धन करने का काम अगर सही मायने में कहाँ हो रहा है, तो ये परिवार व्यवस्था में अधिक उत्तम तरीके से हो रहा है। वंदना जी के और इंदिरा जी के वक्तव्य से हमने यह अनुभव किया कि कैसे आज लोग, जब बाहरी व्यवस्था काम नहीं करती, तो परिवार के माध्यम से भी हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। मुझे एक बात और इस व्याख्यान में बहुत अच्छी लगी कि एक जमाने में जब यहाँ शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं थी भारत में, तब सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे मंदिर या गुरुकुल पद्धति में के माध्यम से इस शिक्षा को सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने में कई सारी संस्थाएं कार्यरत थी। आज विदेशों में लगभग वही स्थिति है कि सरकार जहां नहीं पहुंच पा रही है, हमने भी हमारे देश में देखी स्वतंत्रता के बाद पूर्वोत्तर राज्य हो, दक्षिण के राज्य हो, जहां सरकार हिंदी को नहीं पहुंचा पा रही थी, वहां स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत परिश्रम पूर्वक हिंदी की सेवा करते हुए, एक प्रचारक के रूप में अपने आप को सिद्ध करते हुए हिंदी की सेवा की, और हिंदी को जिलाए रखने में और हिंदी को बनाए रखने में बहुत कड़ी मेहनत की। आज इस पूरे व्याख्यान के दरमियान मैं इस योजना को लेकर बहुत संतुष्ट हूँ कि ये योजना हमारे लिए आगे भविष्य में कई लक्ष्य निर्धारण करने के लिए बहुत फलदायी सिद्ध होगी। हमारे सारे अध्यापक मित्रों ने देखा कि जैसे वंदना जी ने अपेक्षा की कि एक परीक्षा होनी चाहिए, और उस दिशा में हम लोग अब प्रयास भी कर रहे हैं। कुमार तोहिन जी के साथ हमारी एक बैठक हुई थी, बात आगे बढ़ी नहीं, लेकिन टफेल की तरह हम यहाँ इस तरह से हमारी कोई सामान्य भाषा की एक परीक्षा हो सकती है क्या, और उसको लेकर हम जरूर उस पर विचार करेंगे। एक विश्व हिंदी ओलंपियाड की कल्पना भी हमारे मन में रही है, और केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व सचिवालय, इन दो प्रावधान से आगे इस योजना को भी हम साकार करने की कोशिश करने वाले हैं। तो जैसे आपने कहा कि कई सारी संभावनाएं इस नई सदी में कृत्रिम मेधा के कारण या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण निर्माण हुई है, और अनुवाद का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र है कि जहां अब हिंदी की आवश्यकता बहुत बड़े मात्रा में जो है वह हमारे सामने आ रही है। तो इन अवसरों को
फिर का योजना और भविष्य की योजना बनाने में उनको ये जो संभावना आपके सम्मुख आ रही है, दिशा होगी। मैं इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अधिक वक्तव्य न देते हुए दोनों विदुषी महिलाओं के प्रति संस्थान परिवार का मुखिया होने के नाते हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर अमिताभ द्विवेदी जी की ओर मंच सुपुर्द करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद निदेशक महोदय, आपने जो एक अध्यक्षीय समापन उद्बोधन करके हमको अनुग्रहित किया। अब मैं मेरे प्रिय साथी डॉक्टर परमान सिंह की ओर मुड़ता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर अमिताभ जी। बड़ा अच्छा लगा कि इंग्लैंड में हमारी हिंदी कैसे बढ़ रही है और कैसे जो है सांस्थानिक प्रयासों के साथ साथ जो है स्वैच्छिक संस्थाएं जैसे यूके हिंदी समिति और गुरुकुल का नाम आदरणीय वंदना मुकेश जी ने लिया और उसके बाद जो है स्वैच्छिक प्रयास जैसे खुद डॉक्टर वंदना मुकेश जी जो है प्रयास कर रही हैं, तो उनके वक्तव्य और हिंदी के प्रसार को देखते हुए बड़ा अच्छा महसूस हुआ। डॉक्टर वंदना मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभार। इसके साथ मुझे जो डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा जी ने एक बात कही कि हम हिंदी सीखते नहीं हैं, हम हिंदी से प्रेम करते हैं। एक तरफ जहां इंग्लैंड में हिंदी को लेकर के प्रयोजन मूलकता मूल में रही है, वहां जो है इंदिरा जी ने कहा कि हम हिंदी से प्रेम करते हैं। यह सुन करके मन बहुत आह्लादित हुआ। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा जी को बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा, बहुत आभार। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी को, जो कि स्वयं वाहन से चल रहे हैं, इसके बाद भी आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया। आदरणीय, आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और जो इस कार्य के मूल में है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला चल रही है, इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ विक्रम द्विवेदी जी और उनकी जो है पूरी टीम को हार्दिक आभार कि आपने ऐसे श्रोताओं वक्ताओं से हम लोगों को जो है रूबरू करवाया, इस पटल के माध्यम से हमको सुनने का अवसर प्रदान करवाया। साथ ही विभिन्न केंद्रों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रीय निदेशक, संस्थान मुख्यालय के विभिन्न संकाय सदस्य, केंद्रों के सभी संकाय सदस्य, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, सभी का जो है हार्दिक धन्यवाद। समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में जो है इस बात को समेट रहा हूँ। सबका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जी अमिताभ। थैंक यू डॉक्टर परमान सिंह। आभासी पटल छोड़ने से पहले एक सूचना देना चाहूंगा। कल के हमारे अतिथि वक्ता हैं तजाकिस्तान से डॉक्टर जावेद जोलोव और ढाका बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ेंगे अंजय रंजन दास। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। क्या इसी लिंक पर सुना जा सकता है उन्हें भी? जी मैम, इसी लिंक पर सुना जा सकता है, लिंक सेम रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।